जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरू से और निःशुल्क, और उसी के क्रम में दोस्तों आज ये 25वां लेक्चर है। इससे पहले 24 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और इसी प्रकार का कंटेंट जब आप देखोगे, इसी प्रकार का टैपिंग वाला कंटेंट टॉपिक वाइज टॉपिक और प्रश्न के सहित मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां पर इंडियन ज्योग्राफी का है ही है, इंडियन पॉलिटी का भी बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। और आज हम देखने वाले हैं भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया या एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। भारत की कृषि से हमारे एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रबी, खरीफ, जायद की फसलों के बारे में पूछा जाता है, फिर उद्दीपन फसलों के बारे में पूछा जाता है और कई सारे और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारे समाहित हैं इसमें, एक एक करके देखते हैं कैसा क्या है। भारत की कृषि, आपको पता है दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब देश आजाद हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ था, तो कृषि पर जो निर्भर लोग थे वो 85% थे, यानी 85% उस पर निर्भर थे कृषि पर। लेकिन लगातार कृषि करने वाले लोगों की गिरावट आई है। क्यों? जैसे आप ही समझ लो, अगर आपके माता पिता किसान हैं तो वो ये कहते हैं कि बेटा मेरी तरह ऐसे ही किसानी मत करना, सरकारी नौकरी कर ले, कोई अच्छा पढ़ ले, यानी घर से बाहर निकल जा, कृषि नहीं करना अब तुझे। तो कृषि जब उन्हें नहीं करना, उन बच्चों को नहीं करना, तो कौन करेगा? तो और कृषि का वो दर भी नहीं मिल पाता है हमको, जो दर मिलना चाहिए सरकार के द्वारा से, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कृषि के जो किसान है उनकी लगातार गिरावट आई है। 1951 में 85% लोग निर्भर थे और 1911 में 55% लोग निर्भर हो गए। अगर वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 50-50 का रेशियो हो गया कि अब करने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो करने वाले कम होंगे तो खाने वाले ज्यादा आएंगे, तो ये कब तक चलेगा? एक समय इसका अंत जरूर होगा। और ये लिखा भी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों। और याद रखेंगे, मानसून पर निर्भर कितने लोग रहते हैं भारत के? तो लगभग 56% लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं कि बारिश होगा तभी फसल का कुछ होगा। अगर मान लेते बारिश नहीं हुआ तो फसल बर्बाद हो गया, उसे कहते हैं मानसून, यानी वर्षा से निर्भर रहते हैं। वो 56% लोग हैं। और जो 44% लोग हैं ये सिंचाई करते हैं, चाहे नहरों से सिंचाई करें, चाहे ट्यूबवेल से सिंचाई करें, या जैसे चाहे वैसे सिंचाई करें या इंजन से करें। तो सिंचाई पर निर्भर 44% लोग हैं भारत के, और आपका मानसून पर 56% निर्भर है। एक नाम आपने और सुना होगा, झूमिंग कृषि का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? झूमिंग कृषि, या इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि क्या होती है या स्थानांतरित कृषि क्या होती है? तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो झूमिंग कृषि की परिभाषा क्या है या क्या है, तो सिंपल भाषा में समझिएगा, सिंपल भाषा में समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं पहाड़ है, ये कोई क्या है? ये पहाड़ है। अब पहाड़ है, पहाड़ के बाद यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति होंगी, यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी, हाँ या ना? वनस्पति होंगी। तो ये क्या करते हैं, जो पहाड़ है उनकी जो वनस्पति होती है, इसको नष्ट कर देते हैं, इसको काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कहने का सिंपल समझो, जो जनजाति समुदाय के लोग होते हैं वो वनस्पतियों को काटकर वहां पर कृषि करते हैं। अब तब तक कृषि करेंगे जब तक ये भूमि उपजाऊ है, तब तक ये कृषि करेंगे। अब मान लेते हैं ये भूमि उपजाऊ नहीं रही, 4 साल 3 साल बाद क्या करेंगे? फिर इस तरफ आ जाएंगे, फिर यहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे। अब यहाँ पर फिर वही, जब तक रहेंगे जब तक वहां की उपजाऊ भूमि है। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। आज यहाँ झूम लिया, कल यहाँ झूम लिया, झूम बराबर झूम, है ना? वही झूमिंग कृषि, आज यहाँ झूमा कल वहां झूमा। तो यही परिभाषा लिखा हुआ भी है, परिभाषा पढ़ देते एक बार। स्थानांतरित कृषि अथवा झूमिंग कृषि, कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भी भूमि का टुकड़ा पहाड़ी क्षेत्र में कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है। कुछ समय का मतलब है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ समय के लिए इसको चुना जाता है। और उर्वरकता समाप्ति के बाद, यानी जिसे उपजाऊ क्षमता है वो समाप्ति के बाद
उसका परित्याग कर देता है, यानी उसको परित्याग का मतलब उसको छोड़ देगा, अब भाई तेरा कोई काम नहीं, अब दूसरी जगह जाके फिर वनस्पति काटेंगे और फिर वही करेंगे। और दूसरे टुकड़ों को ऐसे या ऐसी कृषि के लिए चुना जाता है, यानी फिर दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वही सिस्टम, फिर वहां की भूमि जब तक उपजाऊ रहेगी, जब तक वो कार्य करेगा, मान लेते वो उपजाऊ नहीं रही तो वहां से चला जाएगा, और इसी को कहते हैं झूमिंग कृषि, याद रखेंगे। और पहले जो चुने गए टुकड़ा होता है, यानी पहले सबसे पहली बार जहां पर किया था, फिर वहां पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास भी हो जाता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो पाता है जिस मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वहां पहले तो अपने वनस्पति काट दिया ना, उसके बाद हल्के हल्के होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखेंगे, राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं झूमिंग कृषि को, कई राज्यों में, जैसे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से हम जानते हैं, उत्तर पूर्वी के राज्य, उनमें इसको झूम या झूमी कृषि के नाम से जाना जाता है, या स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। कौन से पूर्वोत्तर राज्यों में जो सेवन सिस्टर राज्य है उनकी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं, दीपा, दीपा को डेप्पा भी कई जगह मिला होगा, डेप्पा या दीपा, बेवर, दहियारी, ये कई नाम हैं जो स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि के नाम को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा जाता है। राजस्थान में बत्रा कहा जाता है, झूमी कृषि को क्या कहा जाता है, बत्रा कृषि है ये। आंध्र प्रदेश में इसको पांडु या पेंड्रू भी कहते हैं, पांडु या पेंड्रू के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, किसको, झूमी कृषि को। और उड़ीसा में कमान के नाम से जाना जाता है झूमी कृषि को। तो ये कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको हमें सॉल्व करना है। अब दुनिया में देखेंगे स्थानांतरित कृषि को कहां कहां पाया जाता है, यानी जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए सिर्फ उन पर ही चर्चा करेंगे अभी। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा, जिसे हमारे यहाँ स्थानांतरित कृषि कहते हैं, यहाँ पर मिल्पा कहते हैं, कहां पर, मध्य अमेरिका में। अफ्रीका में से चिटेमेन, चिटेमेन या टैवी कहते हैं, टैवी, चिटेमेन या टैवी अफ्रीका में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि के। और श्रीलंका में से चेना कहा जाता है, कई बार पूछा गया या श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो चेना नाम याद रखेंगे। तो ये तो कुछ परिभाषा हो गई स्थानांतरित कृषि के बारे में, कुछ फैक्ट हो गए जो हमको याद रखने हैं। फिर ऋतुओं के अनुसार कृषियों को या ऋतुओं के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋतु के अनुसार, गर्मी में, ठंडी में और गर्मी में, इस प्रकार से। कैसे, तो 3 प्रकार से बांटा गया। एक प्रकार है रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप, ये 3 प्रकार है। तो यहां से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो इनकी बुवाई को लेकर पूछा जाता है, इनकी जो बीज को कब बोया जाता है, या इस फसल को कब काटा जाता है, या कौन सी फसल किस क्रॉप के अंतर्गत आती है, जैसे रबी में कौन सी फसलें आती है, खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, या जायद में कौन सी फसलें आती हैं। यही 3 प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे रबी फसल। रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अब याद कैसे रखोगे, मान लेते हैं आपका मित्र है कोई रवि, उसको ठंडी बहुत लगती है, उसको ठंडी बहुत लगती है, तो ठंडों में वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। कुछ भी बना सकते हो रबी के नाम से, बस ठंड होना चाहिए, यानी ठंडों में बोई जाती है, कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर ठंड स्टार्ट ही हो जाती है, तो ठंडों में बोई जाती है। और इसकी जो कटाई है वो अप्रैल और मई में कर ली जाती है। अब कौन कौन सी फसलें जो इस समय बोई जाती है और इस समय काट ली जाती है, तो गेहूं, गेहूं बोया जाता है, गेहूं के साथ जौ भी बोया जाता है, सरसों भी बोई जाती है, मटर, आलू, चना, अलसी, ये सारी वो फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। और ये जो फसलें हैं, ये सारी जो फसलें हैं, ये सिंचाई पर निर्भर होती हैं। ये सभी फसलें किस पर निर्भर होती हैं, सिंचाई पर निर्भर होती हैं, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों खरीफ की फसल। किसकी फसल, खरीफ की फसल। इसकी बुवाई कब होती है, तो जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है, यानी जैसे ये कटाई होने के बाद जो बीज का समय मिला, बीज के समय में जायद की फसल हो जाती है, और जायद की फसल के बाद फिर खरीफ की फसल हो जाती है। कहने का मतलब ऐसे आप समझिएगा, ये मैंने एक ग्लोब बना दिया, यहाँ पर रबी है, रबी के बाद फिर जायद है, फिर यहाँ पर खरीफ है। तो ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, इस प्रकार से साल भर ये तीनों फसलें होती रहती हैं। तो खरीफ की फसल की बुवाई होती है जून जुलाई में, और कटाई कर ली जाती है सितंबर और अक्टूबर में। जैसे ये कटाई होगी और ये बुवाई हो जाएगी, है ना। फसलें कौन कौन सी हैं, तो धान, चावल, बात एक ही है,
धान से ही चावल बनता है। तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी जिसे अरहर बोलते हैं, मक्का, जूट, कपास, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, भिंडी, धैंचा, उर्द, ये सभी जो फसलें हैं ये जून जुलाई में बोने के बाद कटाई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। जून जुलाई में बोने के बाद इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। और ये सभी जो फसलें हैं वो मानसून पर निर्भर होती हैं। आपको पता है 1 जून को केरल से मानसून इंटर कर जाता है 1 जून को, और जून और जुलाई में ही इनकी बुवाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये मानसून पर निर्भर है। अब याद रखें, कपास आप जानते हो, जूट आप जानते हो, तंबाकू आप रगड़ा जानते ही हो। तंबाकू का अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री, मूंगफली जानते हो, सोयाबीन, मूंग, भिंडी। ढैंचा क्या है? ढैंचा, ढैंचा आपने देखा होगा कि धान लगने से पहले इसको खेत में बोया जाता है, पतली पतली से डंडे टाइप के होते हैं, और उसी ढैंचे को फिर उसी खेत में जोत दिया जाता है ताकि जो उर्वरकता है वो बनी रहे और टॉप पर आ जाए। ये ढैंचा होता है एक प्रकार का, याद रखेंगे। उर्द भी पाया जाता है यहाँ पर। तो ये फसलें इसमें पाई जाती है खरीफ में। बात करेंगे दोस्तों जायद की फसलें। जायद की वो फसलें होती हैं जो खाने के बाद सबसे ज्यादा पानी की मात्रा को पूरा करती हैं। जैसे इसकी बुवाई कटाई, बुवाई होती है मार्च में और कटाई होती है अप्रैल में। यानी ये 2-3 महीने का खेल रहता है। मार्च में, मई में भी इसकी कटाई होती है। यानी कौन कौन से इसमें? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारा तो खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी सब कुछ गर्मियों में चलता है, भयंकर गर्मी आती है। और इनका वही रहता है 2 से 3 महीने का रहता है। मार्च में इसकी बुवाई होती है, मई और जून में इसकी कटाई हो जाती है। मई या जून में इसकी कटाई होती नहीं, बस भाई जो पेड़ होते हैं उनसे वो फल ले लिए जाते हैं, ककड़ी काट ली जाती है, खरबूज तरबूज काट लिए जाते हैं, और वो चलता रहता है। 4 महीने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप ही। अगर उसमें ज्यादा दवाई वगैरह लगाओगे तो हो सकता है ज्यादा चल जाए, वरना वो मौसम के हिसाब से खत्म हो जाता है। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने। फिर प्रश्न आता है दोस्तों, क्रियाकलापों के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। क्रियाकलाप के अनुसार कैसे? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि निम्न में से नगदी फसल बताइए, या खाद्यान्न फसलें बताइए, या उद्दीपन फसलें बताइए। तो हम कैसे बता पाएंगे? तो उसी को मैंने 6 भागों में बांटा है। खाद्यान्न फसलों का अर्थ ये है जो खाने वाली फसलें होती है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलों में आ जाती है। खाद्यान्न का मतलब खाने वाली, फूड क्रॉप्स। नगदी फसलों में उस फसल को कहते हैं जिनको खड़ा, फसल हमने की और उसको ऐसे ही बेच दिया, तो उसको बोलते हैं नगदी फसल, एकदम कैश। वो कौन कौन सी होती हैं? कपास नगदी फसल में आती है, जूट नगदी फसल में आती है, गन्ना नगदी फसल में आता है, और आम भी नगदी फसल में आता है। तो और तंबाकू भी यहाँ पर नगदी फसल में आ जाएगा। तो नगदी फसल में इतने फसल आपको याद रखनी है, कभी भी प्रश्न आएगा तो दोस्तों गलत नहीं होगा। बात करेंगे उद्दीपन फसलें कौन कौन सी होती हैं। उद्दीपन का मतलब होता है नशीले, जिसे पीकर अपना होश ही खो बैठो, वो होती हैं उद्दीपन फसलें। इसमें चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, A to Z सारा नशा इसमें आ जाएगा। उद्दीपन में गांजा, चरस, बात एक ही होती है, हेरोइन, तंबाकू, अफीम, यानी ये सभी जो नशीली पदार्थ है इसे उद्दीपन फसलों की श्रेणी में रखा गया है। दलहन फसलें किसे कहते हैं? दलहन में सभी दालें आ जाएंगी, दलहन में सभी दालें आ जाएंगी, उन्हें दलहन फसल कहते हैं। चाहे उर्द हुआ, मसूर हुआ, अरहर हुआ, A to Z जो भी दालें हैं, चना की दाल, उर्द की दाल, जो भी है। तिलहन फसलों में क्या आ जाएगा? तिलहन फसलों में वो सभी फसलें आ जाएंगे जिसे तेल निकाला जाता है, चाहे वो सूरजमुखी हो गया, चाहे सरसों हो गया, चाहे अलसी हो गया, यानी वो सभी फसलें जिनसे तेल मिलता है हमको, वो तिलहन में आ जाएंगी। बागानी फसलों में, बागानी फसलों में बहुत सारे बाग लगते हैं, फ्रूट के बाग लगते हैं, चाय के बाग लगते हैं, कॉफी के बाग लगते हैं, मसालों के बाग लगते हैं। ये बागानी फसलें बोली जाती हैं। तो ये फैक्ट हमको यहाँ से याद रखना है। आपसे पूछेगा बागानी फसलें निम्न में से कौन सी हैं, तो याद रखेंगे बागानी फूलों का भी बाग लगता है, और पेड़ों का भी बाग लगता है, मसालों का भी बाग लगता है। तो बागानी फसलों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे, कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो शुष्क भूमि के अंतर्गत कृषि की जाती है। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, बताओ मछली मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है,
फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से इस 8 प्रश्न है जो फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, वो पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। आपसे कभी पूछा जाएगा कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बीटी कल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। याद रखेंगे कछुआ पालन को बर्मी कल्चर क्या कहा जाता है, बर्मी कल्चर, वेर्मी कल्चर लिखा है, बर्मी कल्चर कहा जाता है, याद रखेंगे। फल उत्पादन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में ओलेरू या ओलेरी कल्चर कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है सब्जी उत्पादन के लिए। मछली या मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर कहा जाता है। क्या? पीसी कल्चर कहा जाता है। और बागानी फसलें जो होती हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। चाय हॉट होती है ना, गरम गरम, तो ऐसे भी याद रखोगे बाग लगते हैं चाय के, हॉर्टिकल्चर। इसका मैंने ट्रिक से भी करा रखा है शॉर्ट्स में, जब आप देखोगे वहां पर इसको। और ये फैक्ट हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में बिल्कुल ही ना रहे, सारा कंटेंट फ्री में। टेलीग्राम चैनल पर GSY विष्णु सर सर्च करोगे, ये ऐसे ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका पार्ट दूसरा आएगा, इसमें मैंने केवल रवि क्रॉप फसलें, उद्दीपन फसलें और वही मधुमक्खी पालन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहला स्थान, फसलों में पहला स्थान राज्यों का होता है। जैसे चावल में पश्चिम बंगाल है, जूट में भी वेस्ट बंगाल है, कपास में क्या है हमारा, और काजू में क्या है, हल्दी में क्या है, सूरजमुखी में क्या है, कॉफी में कौन सा राज्य है, केसर में कौन सा राज्य है, यानी इनके बारे में मैप से जानेंगे। फिर इसी के बाद और क्या करेंगे, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हरित क्रांति के बाद और क्या जानेंगे, और मुख्यालय जानेंगे। और क्या जानेंगे? मुख्यालय। यानी 3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, यानी पहला स्थान राज्यों का फसलों के माध्यम से, और हरित क्रांति, और आपका मुख्यालय। जो बोर्ड भी होते हैं वो सभी बताएंगे, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से बताया जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी GSY विष्णु सर। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।